हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। राजन सीरीज संस्कृत विषय के अति लघुत्तरीय प्रश्न सोल्व कराएंगे और तृतीय सेमेस्टर का ये है। आप सभी अगर बहुविकल्पी नहीं देखे हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। संस्कृत के अति लघुत्तरीय और जितने भी सब्जेक्ट हैं अति लघुत्तरीय बहुविकल्पी एग्जाम में जान डालने का काम करता है। 100% पास हो जाता है वह विद्यार्थी अगर उसका बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय सही हो जाते हैं तो लगभग 90% अगर सही हो गया दोनों में से तो वो पास है फिर। ठीक, लघुत्तरी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़िए समझ जाइए बस। यही चीज़ें होती हैं, विस्तृत होती हैं वहाँ पर, तो थोड़ा सा बना के लिखेंगे तो 1 नंबर आपको मिल ही जाएगा। तो ये दोनों जान होती हैं, आराम से इसको जो है पूरा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 दिए गया है, पितृ शब्द पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः। चाहे शब्द रूप हो चाहे धातु रूप हो, एक बार पूरा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, चाहे वह सेकंड हो, चाहे वह फर्स्ट हो और चाहे वह थर्ड हो। ठीक है, संस्कृत सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन 100% आता है ये वाला। अगला है प्रश्न संख्या 2, गंतुम और आदाय शब्द में प्रत्यय का नाम लिखिए। तो गंतुम गम धातु से बनता है, धन तुमुन प्रत्यय बराबर गंतुम। ठीक है, आदाय में आ जो है उपसर्ग लगा है और दा धातु है तो इसमें जो है लेप प्रत्यय है। ठीक है, तो आदाय हो जाएगा। अगला है, ठीक, अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3, ऊष्म व्यंजन बताइए। तो ऊष्म व्यंजन स ख श ह। ठीक है, ये हो जाएगा, 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। और आगे जो है पूछा गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, 30 से 35 तक की संख्या गिनती को संस्कृत में लिखिए। ठीक है, 18 से 20 तक की संस्कृत में लिखना है, 11 से 20 तक। तो ये 11 से 20 तक भी आ सकता है और आपको मान के चलिए 50 तक या 90 तक 100 तक याद कर लीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सरल होता है, आप पकड़ सकते हैं। 1 का एका त्रयः, 3 का हो जाएगा, 2 का द्वया हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थ चत्वारा हो जाएगा, 4 का, 5 का पंचम, 6 का षष्ठ, 7 का सप्तम, 8 का अष्टम, 9 का नवम, 10 का दसम। ठीक, अब जो है 1 लग गया तो इसका मतलब 1 है, 10 मतलब 10। मतलब जो संख्या होती है आप इसमें देखेंगे तो 1 जो है शुरू में लगेगा। जैसे हम लोग 21 बोलते हैं तो पहले क्या बोलते हैं, 2 बोलेंगे फिर 1 बोलेंगे ना। तो लेकिन इसमें दाईं तरफ से उठाया जाता है। जैसे अगर यहाँ पर 11 लिखा गया है तो सबसे पहले क्या आया है, 11 में एका 10, मतलब ये वाला पहले आ गया, इसके बाद ये वाला आया है। तो इस प्रकार से समझिएगा, समझ जाएंगे तो अच्छे से आएगा। ठीक है, चतुर्दश, देखिए चतुर्दश में सबसे पहले 4 लिए गए हैं। ठीक है, अगर यहीं पर हिंदी में बोला जाएगा ये 20 है। ठीक है, 20 है, तो इसमें जो है पहले अंक लिया जाता है, लेकिन जब इसमें जाएंगे संस्कृत में पहले अंक ये लिया जाता है उसी को। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 19 वाला। ठीक है, 19 वाला जो है इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है, आता है। और 19 में 9-10 होता है, 9-10 मतलब कि 10 और 9, तो 10 जो है 10 में 9 जोड़ दिया जाता है तो 19 हो जाता है। और एक पूछा जाता है एकोनविंशत, मतलब 20 में 1 कम कर देंगे तो कितना होगा, तो 19 होगा, तो ये एकोनविंशत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 30 का देख लीजिएगा तो 63 होता है। इसके बाद आप जोड़ते जाइए, 1 63, 2 63, 3 63। इसके बाद 40 पर आइए, 40 में हो जाता है चत्वारिंशत, फिर एका चत्वारिंशत, द्वया चत्वारिंशत, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर 50 पर आइए, इस प्रकार से 50 पर देख लीजिएगा। ठीक है, 50 पे आएँगे पंचाशत हो जाएगा, इसके बाद एका पंचाशत, इस प्रकार से 100 तक हो जाएगा। आसानी से देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाता है।
अगला है क्वेश्चन संख्या 5। प वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो प वर्ग जो होता है यह प, फ, ब, भ, म होता है और वर्णों के समूह से होता है। तो प वर्ग जो है ओष्ठ के अंतर्गत आता है, ठीक है। च वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान जो है तालु होता है, ठीक है। कंठ का जो है कंठ कंठ के किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो कंठ में अ अ से अ आता है, इसके बाद क से लेकर के अंग तक और ह भी आता है, ठीक है। विसर्ग का उच्चारण होता है, ठीक है। विसर्ग भी इसमें आ जाएगा कंठ में ही, ठीक। अगला जो है प्रश्न संख्या 8 दिए गए, पूछा गया कि नदी का विभक्ति तथा वचन बताइए। तो द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है, ठीक है, नदी। अगला है प्रश्न संख्या 9। पितृ शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप बताइए। तो पितृ हो जाएगा, ठीक है। एक वचन का रूप पितृ हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 10 और पूछा गया है कि मातृ शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप बताइए। तो ये मातु हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप बताइए। तो ये हो जाएगा अस्माका, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रत्यय होता है? तो स्वरों के उच्चारण में विवृत प्रत्यय होता है, ठीक है। विवृत, अर्धविवृत, समविवृत, तो यही होता है ना 3। तो इसमें जो है विवृत हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन संख्या दिए गए प्रश्न संख्या 13। स्पृष्ट प्रत्यय में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो स्पृष्ट प्रत्यय में जो है क से ग तक के समस्त वर्ण आते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है उ और य के उच्चारण में क्या समानता है? तो उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ तथा प्रयत्न विवृत है, जबकि य का उच्चारण स्थान तालु और प्रत्ययन ईषत् अस्पष्ट है। प्रश्न संख्या 15 है जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण बताइए। तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण ज्य, ब, ग, ड, द, ठीक है। प्रत्याहार एक जरूर बनाने के लिए आता है। जैसे प्रत्याहार का सूत्र तो पहले बात महेश्वर सूत्र याद कर लीजिएगा। जैसे अ इ उड़ रील रिक ए ऊंग ए ऊंच हय वरट लण यम गणनम झभय घ ढ धस जब ग ड दस ख फ छ ठ थ चट तव कपय स सर हल, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। आइए आगे देखेंगे। अगला इसमें पूछा गया है, कहाँ तक पहुँचे थे? तो ये जो है प्रश्न संख्या 15 तक हो गया है। अगला 16 में देखिएगा, ठीक है। ये छूटा तो नहीं है? चलिए देख लीजिएगा, क्योंकि प्रत्यय पढ़ते पढ़ते कहीं निकल गए आगे क्या। अगला है प्रश्न संख्या 16। किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? तो सभी स्वर जो है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन संख्या लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न संख्या 17। वृद्धि रेचि किसका सूत्र है? तो वृद्धि रेचि जो है वृद्धि संधि का सूत्र है, इसी में दिया गया है, ठीक है। व्यंजन संधि कब होती है? तो व्यंजन संधि जो है व्यंजन अथवा स्वर से मिल जाने पर होती है, ठीक है। व्यंजन संधि स्वर और व्यंजन दोनों मिल करके बने होते हैं। व्यंजन में स्वर होता ही है, ठीक है, ये मान के चलिएगा, क्योंकि बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बोली जा सकती है। आपको भी पता है, अगर नहीं जानते हैं तो ठीक है, पता हो गया होगा। आइए प्रश्न संख्या 19 लेते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाना कि उनके आकार में कमी आ जाए तथा अर्थ भी पूरा पूरा निकल आए, समास कहलाता है। जैसे माता पिता, ठीक है, माता पिता पिता पितरौ, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 20। समास के कितने भेद होते हैं? समास के जो है 6 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21 है, पूछा गया प्रतिदिनम में कौन सा समास है? तो प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में जो है उपसर्ग पहले जुड़ा होता है। तो यहाँ पर प्रति लगा है तो प्रति उपसर्ग है, इसलिए जो है अव्ययी भाव है। प्रश्न संख्या 22 देखिएगा।
अस धातु के लट लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के रूप में लिखिए। तो मध्यम पुरुष के तीनों वचन हो जाएगा असि, अस्थः, अस्थ। प्रश्न संख्या 23 है, ऊष्र संभ्रक वर्णों की संख्या को बताते हुए उन वर्णों का भी उल्लेख कीजिए। ठीक है, ऊष्र संभ्रक वर्णों की संख्या 4 है, जैसे कि स, श, श है। ठीक है, ऊष्र व्यंजन अगर पूछा जाए या ऊष्र संभ्रक पूछा जाए तो यही जो है 4 होते हैं। ठीक है, उदाहरण उदाहरण वृद्धि संधि विधायक सूत्र का उल्लेख कीजिए। तो एक धन एक, ठीक है, एक क में अ जुड़ा है, ए में ए जुड़ा गया है, मतलब ये वाला पहला लास्ट वाला और दूसरे वाले में पहला वाला लेना है, तो एक एक हो जाएगा। ये जो है वृद्धि रेची संधि है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, पीताम्बर शब्द का विग्रह पुरस पुर, पुरस्सर समास नाम लिखिए। पीताम्बर शब्द का समास विग्रह जो है पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण होगा। पीताम्बर शब्द में बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, और आइए प्रश्न संख्या 26 लेते हैं। अभितः परितः शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो अभितः परितः शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, नगर परितः मार्गाः सन्ति। ठीक है, तो ये दो शब्द जो है आप प्रयोग करते हुए बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो है प्रश्न संख्या 27 से पूछा गया है कि प्रारब्ध मज्जमाः, ठीक है, न प्रत्यजन्ति श्लोकांश का अर्थ लिखिए। मतलब एक श्लोक आपको ये भी आता है कि एक श्लोक आपको दे दिया जाता है, उसका अर्थ लिखना होता है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा उत्तम श्रेणी के पुरुष विघ्नों के बार बार आने पर भी कार्य के प्रारंभ होने के बाद पूरा किए बिना नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन संख्या देखेंगे, और अगला जो है क्वेश्चन संख्या 28 है। पूछा गया है कि युष्मद् शब्द के प्रथम विभक्ति के तीनों वचन का रूप लिखिए। तो युष्मद् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का हो जाएगा त्वम, यूयाम, यूयम। प्रश्न संख्या 29 है, बलि याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र लिखिए। तो ये हो जाएगा कर्तुरीप्सितमम। ठीक है, कर्तुरीप्सितमम जो है ये हो जाएगा कर्म जो है संज्ञा हो जाएगी। प्रश्न संख्या 30 देखिएगा, श्याम बुद्धिमान लड़का है, वाक्य में संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए एक पार्टिकुलर वीडियो देख लीजिएगा अनुवाद करने के लिए, तो आप आसानी से सीख जाएंगे। बताइएगा, मैं बना दूंगा। श्याम बुद्धिमान बालक अस्थि। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 31। 31 में दिए गए है कि वर्णों के पंचम वर्ण महेश्वर सूत्र के किस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं। तो पंचम वर्ण जो है पंचम वर्ण महेश्वर सूत्र के अंतिम क्रमांक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला जो है प्रश्न संख्या 32 है, या र लावा को किस नाम से पुकारते हैं। तो या र लावा को अंतस्थ नामों से पुकारते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। प्रश्न संख्या 33 है, तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो तालु से जो है ई, च, छ, ज, झ, य और स वर्णों की उच्चारण होती है। ठीक है, क से लेकर के म तक आपको उच्चारण स्थान जान लेनी है। ठीक है, क ख ग घ अंगा जो है कंठ आता है, च छ ज झ ञ तालु होता है, ट ठ ड ढ अड़ा मूर्धा होता है, त थ द ध न दंत होता है, प फ ब भ म ओष्ठ होता है। ठीक है, तो ये जो है पांचों जो है रट लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 34, पूछा गया ता और था का उच्चारण स्थान से होता है। तो ता और था का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 है, स का उच्चारण स्थान बताइए। तो स का उच्चारण स्थान दंत होता है। अगला है क्वेश्चन संख्या 36, पूछा गया है कि संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के अत्यंत पास आने से उसमें जो परिवर्तन होता है
उसे संधि कहते हैं। जैसे राम धन ईसा बराबर रमेशा। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। प्रश्न संख्या 38 है, स्वर संधि किसे कहते हैं? जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि अर्थात प्रारंभिक शब्द से मिलता है तो स्वर संधि होती है। जैसे रथ धन आरूढ़ बराबर रथारूढ़। प्रश्न संख्या 39 है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे स्वर के प्रारंभिक स्वर या व्यंजन से मिलता है तो व्यंजन संधि होती है। जैसे वाक धन ईशा वागीशा, सत धन चित बराबर सचित। ठीक। अगला जो है क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 40 है और 40 संख्या जो है, चलिए 40 संख्या देखिएगा और बताइए, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? पूछा गया है, जब पहले शब्द के अंत में आया हुआ विसर्ग चिन्ह जो है इस प्रकार से दूसरे शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में आए हुए स्वर या व्यंजन से मिलता है तो विसर्ग संधि होती है। जैसे छात्र धन तिष्ठति, तो छात्र तिष्ठति। ठीक। यहाँ पर छात्रा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है छात्रा हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 41 देखिए, एचो यवा यावह किसका सूत्र है? तो ये अयादी संधि का सूत्र है। प्रश्न संख्या 42 है, बालक मात्रः प्रणमति रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो मातरम में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है। अगला जो है प्रश्न संख्या 43 है, पूछा गया है, नदीसु गंगा श्रेष्ठ रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो नदीसु में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति है। प्रश्न संख्या 44 है, गुरुवे नमः रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो गुरुवे में जो है संप्रदान कारक है चतुर्थी विभक्ति। ठीक है। अगला जो है प्रश्न संख्या 45, बलि याचते वसुधाम रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो बलि में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है। प्रश्न संख्या 46, अनुस्वार तथा अनुनासिक का एक एक उदाहरण दीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के फोर्थ सेमेस्टर में है तो कम से कम 3 बार तो आना ही आना है, 2 बार तो 100% आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये चतुर्थ सेमेस्टर में अभी पूछा गया था क्वेश्चन। अनुस्वार का उदाहरण बताना है इसमें। तो धर्मम धनचर बराबर धर्मंचर। अनुनासिक का उदाहरण दिग्धन नाथ दिग्नाथ। ठीक। तो ये जो है दोनों उदाहरण दिए गए हैं। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 47 देखिएगा, बताइएगा, वांग्मय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो वाक धन मयम बराबर वांग्मय मयम। प्रश्न संख्या 48 है, परोपकारः शब्द का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो परोपकार शब्द में तत्पुरुष समास है, पर धन उपकारः बराबर परोपकारः। ठीक। र में अ जुड़ा है, र अधन ओ बराबर ओ हो जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 49 है, पूछा गया कि मातृ शब्द के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो मातृ शब्द के तीनों वचन जो होता है वो होता है षष्ठी विभक्ति में मातु मात्रः मातृणाम। आगे जो है क्वेश्चन संख्या दिए गए है 50। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 है और यहाँ पर पूछा गया है, श्रु अर्थात सुनना धातु लट लकार अर्थात वर्तमान काल के सभी वचनों के रूप लिखिए। ठीक है, तो श्रु धातु लट लकार, सृणयति
श्रुतः श्रयन्ति। पठ धातु के लट लकार के सभी पुरुष व सभी वचनों के रूप लिखिए, अथवा पठ धातु के सभी लकार एवं वचनों में रूप लिखिए। तो पठ धातु का लिखना है और सभी में लिखना है, ठीक है, सभी लकार में, ठीक है। ऐसा इसमें जो है सभी लकार लिखने के लिए नहीं आता है, कोई एक आ जाएगा, चाहे लट लकार, चाहे लोट लकार, चाहे विधिलिंग लकार, ठीक है, कोई एक आता है। तो इसमें सभी पढ़े रहेंगे तो कोई न कोई हो सकता है मिल जाए। तो लट लकार मतलब वर्तमान काल होता है, जैसे कि इसमें है पठत, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः, ठीक है। लेट लकार देखिएगा, पठिष्यत, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यथ, पठिष्याम, पठिष्याव, पठिष्यामः। अगला जो है लंग लकार है और इसमें पूछा गया है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। लोट लकार में देखिएगा, पठत, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम, ठीक। अगला जो है यहाँ पर दिया गया है विधिलिंग लकार, इसको जो है चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेताम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठेम। अगला जो है प्रश्न संख्या 52 है, पूछा गया है ध्रुव मापाये अपादानम सूत्र किससे संबंधित है? तो अपादान कारक से। प्रश्न संख्या 53 है, अधिकारक का सूत्र लिखिए। तो अधो आधारो या अधिकरण। प्रश्न संख्या 54 है, पूछा गया है कि करण कारक का सूत्र लिखिए। तो साधक तमम करणम, ठीक है। अगला है क्वेश्चन संख्या 55 और पूछा गया है कि कर्ता कारक का सूत्र लिखिए। तो स्वतंत्र कर्ता जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है, आधार कारक किसे माना जाता है? तो अधिकरण जो है कारक को आधार कारक की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। किसको रखा जाता है? तो अधिकरण कारक को, ठीक है, आधार कारक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 57 है, पूछा गया कि अस्मद शब्द का षष्ठी द्विवचन बताइए। तो आवायोः हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है, पूछा गया कि वारिह शब्द का पंचमी एक वचन बताइए। तो वारिणी जो है वारिणः जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पंचमी विभक्ति एक वचन में वारिणः। अगला है प्रश्न संख्या 59, पूछा गया कि राजा शब्द का द्वितीय एक वचन बताइए। तो राजनम जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। प्रश्न संख्या 60 है, ग्रामम अभितः तडागः सन्ति रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो ग्रामम में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है। और अगला है प्रश्न संख्या 61, पूछा गया है मोहनः कन्दुकेन क्रीडति रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो कन्दुकेन में करण कारक तृतीय विभक्ति है, ठीक है। प्रश्न संख्या 62 है, क्री धातु का लृट लकार का रूप लिखिए, ठीक है। तो करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, ठीक है। आगे है क्वेश्चन संख्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 63 और पूछा गया है कि पिब एवं स्मरण धातु के सभी लकारों एवं वचनों में लिखिए, ठीक है। तो पिब का मतलब होता है पीना, ठीक है। लट लकार में होता है जैसे पिबति, पिबता, पिबंति। एक याद कर लेंगे तो सब याद हो जाएगा, इसी प्रकार से बनता है, ठीक है। पिबस, पिबथा, पिबथ, पिबाम, पिबावह, पिबामा, ठीक है। आइए लोट लकार में देखते हैं, लोट लकार में क्या है। तो लोट लकार में है पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबतः, पिबानि, पिबावह, पिबामा। केवल एक एक ध्यान दीजिएगा, पहला ही देखोगे याद हो जाएगा तुरंत, ठीक है। लोट लकार में कैसे शुरू है, पिबतु है, पिपेता है, पिबंतु है, ठीक है, पिबवत है। तो इस प्रकार से जो है इसको समझ लेंगे एक बार तो आपको जो है कन्फर्म हो जाएगा सभी का, और ये 4 बार पढ़ेंगे तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लंग लकार देखिएगा, अपिबत, अपिबताम, इसमें आ जुड़ जाता है। अपिबवन, अपिबवः,
अपिबवत, अपिबवत, अपिवत, ठीक है। अपिवम, अपिवाय, अपिवाम, ठीक। अगला है विधिलिंग लकार, ठीक है, चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। पिबेत, पिबेताम, पिबेयु, यहाँ पर देखेंगे तो पिबेत वेत है, ठीक है। पिबेह, पिबेताम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम। लिट लकार जो है यहाँ पर दिए गए पाश्चात्य, पाश्चातः, पश्यन्ति, पाश्चस, पाश्चातः, पाश्चात, पाश्याम, पाश्यावः, पाश्यामः। अगला जो क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, स्मरण का दिए गए हैं। ऐसे ही आपको सभी को याद करना है, एक बार देखते चलिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। रोक के इसको पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है आपको सर्वनाम शब्द अस्मद का याद करना है, शब्द रूप, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको शब्द रूप दिखा दे रहा हूँ, ठीक। और शब्द रूप दिखाने के बाद अब यहाँ पर राजन शुरू हो गया, ठीक है। तो इसको जो है देख लीजिएगा, एक बार केवल पढ़ लीजिएगा, बाकी समझ में आ जाएगा। रमा अर्थात लक्ष्मी अकारांत होता है, ठीक है। तो इसको रमा का याद कर लीजिएगा। स्त्री इकारांत है, इकारांत का मतलब लास्ट में ई आता है, ठीक है। उकारांत में लास्ट में ऊ आएगा, जैसे धेनु हो गया, धेनु का मतलब गाय होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब पढ़ाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसीलिए आप जो है इसको देख लीजिएगा। आइए अब हम जो है क्वेश्चन संख्या 64 लेते हैं। पूछा गया है गुण संधि का सूत्र लिखिए। तो गुण संधि जो है इसका सूत्र होता है आद गुण होता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन संख्या 65। पूछा गया है कि पितरौ शब्द का समास विग्रह एवं समास का नाम लिखिए। तो पितरौ बराबर हो जाता है माताश्च, पित्याश्च, द्वंद्व समास होता है माता और पिता, ठीक है। यहाँ पर और से जुड़ जाता है। प्रश्न संख्या 66। पूछा गया है उपसर्ग किसे कहते हैं। जो शब्द के आरंभ में लगाकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 67 है। पूछा गया है कि पिबन एवं गच्छन में कौन सा प्रत्यय तथा इसका प्रयोग किस लकार के स्थान पर होता है। तो पिबन एवं गच्छन में सत्री प्रत्यय होता है, ठीक है, तथा इसका जो प्रयोग होता है लंग लकार, ठीक है, लट लकार अर्थात वर्तमान काल में होता है, ठीक है। लंग लकार नहीं, दूसरा हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये लट लकार वर्तमान काल में होता है। प्रश्न संख्या 68 है। देवदत्तः ग्रामं गच्छन्ति वाक्य में कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो देवदत्तेन ग्रामः गम्यते। प्रश्न संख्या 69 है। सह, साकम, समम, सार्धम शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 70 है। न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः श्लोकांश का अर्थ लिखिए। उत्तर है, श्लोकांश का अर्थ है धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से एक कदम पीछे हटते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला जो है क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 71 है। पूछा गया है कि सप्तध्यायी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त होगा। तो तत्पुरुष समास यहाँ पर प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 72 है। अस्मद शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए, ठीक है। तो ये तीनों में हो जाएगा माम, आवाम, अस्मन। प्रश्न संख्या 73 है। ज का उच्चारण स्थान बताइए। तालु हो जाएगा, ये जानते ही हैं आप सभी, ठीक है। और अगला जो है क्वेश्चन संख्या 74 है। पूछा गया है कि दीर्घ संधि का सूत्र लिख करके स्पष्ट कीजिए। तो अथवा दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए। तो दीर्घ संधि का सूत्र अकः स्वर्ण दीर्घ अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका स्वर्ण आए तो दोनों मिल करके दीर्घ बन जाते हैं। जैसे कि हिमधन आलय बराबर हिमालय हो जाएगा, और म में आ आता है और यहाँ पर आ दिया ही गया है, तो यहाँ पर अधन आ बराबर आ हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 75 है। पूछा गया है कि नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए, ठीक है। तो ये जो है तीनों वचन नदी, नद्यो,
नद्यः, ये जो है हो जाएंगे तीनों वचन। ठीक है। प्रश्न संख्या 76 है, पूछा गया है नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। प्रश्न संख्या 77 है, चौमासह में कौन सा समास है? चौमासह में जो है द्विगु समास है। ठीक है। प्रश्न संख्या 78 है, पूछा गया एक संधि का अर्थ बताइए। तो संधि का अर्थ है जोड़ना। ठीक है। संधि का मतलब होता है जोड़ करना, मिलान करना। ठीक है, मिल जाना। प्रश्न इसका जो है अर्थ पूछा गया है तो जोड़ना हो जाएगा। और जब अति अर्थात अति निकट दो स्वर या दो व्यंजन परस्पर मिलकर परिवर्तित या विकार को प्राप्त होते हैं तो उसे संधि कहते हैं। जैसे कि दो शब्द जब आपस में मिला दिया जाता है तो उसमें तो कुछ न कुछ अर्थ पे परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है। तो दोनों को मिला दिया जाएगा तो उसी को जो है संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर विद्या धन आलय, विद्यालय हमें क्या हो जाएगा? तो विद्या धन आलय। ठीक। तो विद्यालय हो जाएगा, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए घर। प्रश्न संख्या 79 है, पूछा गया कि संधि की कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो है 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल गए, साथियों बोला नहीं है एक भी बार। तो अब तक अगर बने हुए हैं, नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। अगर आप पहले से ही किए हुए हैं तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पहले से ही। ठीक है, कि आप लोग जो है पहले से ही सपोर्ट करते हुए आए हैं। ठीक है, नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 80 है, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा में कई ध्वनियाँ होती हैं, इन ध्वनियों के लिए कुछ प्रतीक बनाए गए हैं और इन्हीं प्रतीकों को वर्ण कहते हैं। ध्वनियों में कुछ छोटी से छोटी मुख से निकली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं जिसका बंटवारा ना हो सके। ठीक है। प्रश्न संख्या 81 है, महेश्वर सूत्र के जनक कौन है तथा महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? तो महेश्वर सूत्र के जो जनक हैं वो पाणिनि है और महेश्वर सूत्र की संख्या 14 है, जो कि हमने शुरू में पढ़ करके सुना दिए था। अगर आपने स्किप किया है तो फिर समस्या होगी, एक बार आप देख लीजिएगा कहीं से। ठीक है, क्योंकि हम पूरा जो चीज़ बता चुके हैं उसको दोबारा नहीं ले रहे हैं, उसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन संख्या 82, महर्षि पाणिनि के व्याकरण में कितने प्रत्यय हैं? तो जो है महर्षि जो पाणिनि है उन्होंने 42 प्रत्यय जो है बताए हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 83 में अकह प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो अकह जो यहाँ पर प्रत्यय है इसके अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, ली, का जो है नहीं आता है, ये ध्यान दीजिएगा। लास्ट वाला वर्ग जो महेश्वर सूत्र है सभी 14 है ना, तो 14 में लास्ट वाला जो है नहीं लिया जाता है। ठीक। प्रश्न संख्या 84 है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री, ली। अगला है प्रश्न संख्या 85, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर या अच, व्यंजन या हल। प्रश्न संख्या 86 है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताइए? तो स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अगला है क्वेश्चन संख्या 87, पूछा गया है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो ये जो है 3 होते हैं। ठीक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है बताइएगा, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 होती है। क से स्टार्ट होता है, म तक चलता है। ठीक है। एक में 5 होता है, तो 5 पचा 25 जो है टोटल 25 हो जाएगा। ठीक है, क से म तक। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है। और इस लास्ट वाले को नासिक की व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक। अगला जो है, अगला देखिएगा क्वेश्चन संख्या 89, पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन बताइए। तो य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 90 है, पूछा गया है कि संयुक्त व्यंजन बताइए। तो ये अलग से कोई व्यंजन नहीं है, बल्कि ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में जैसे क, धन, स बराबर छत्र होता है, तो 2 अक्षर के मेल से ये जो है बनाया गया है। ठीक है। तो आधा का है और पूरा सा है। ठीक है, मूर्धन्य वाला सा।
इससे मिलकर के छत्र बनता है। त्र जो है त और र से मिलकर के बनता है ज धन य बराबर ज्ञ होता है, ठीक है। स धन र से स्र होता है, आधा सा रहेगा उसमें भी। अगला है प्रश्न संख्या 91, पूछा गया है कि विसर्ग से क्या आशय है। तो किसी स्वर के अंत में आने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है, जैसे बालक है, गज है, स्व है आदि। प्रश्न संख्या 92 है, अनुस्वार किसे कहते हैं। तो किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगता है उसे अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। चलिए, अनुनासिक किसे कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है 4th सेमेस्टर में, ठीक है। अनुनासिक किसे कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के पंचम वर्णों को अंगा इया अड़ा न को अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। ये हमने बता दिए है। अगला जो है क्वेश्चन संख्या देखिएगा, अगला जो है लेते हैं, ठीक। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 94, पूछा गया है कि अ आ का वर्ग क ख ग घ अंगा ह और विसर्ग का उच्चारण बताइए। तो कंठ हो जाएगा, ठीक है। त थ द ध न का उच्चारण स्थान बताइए, तो दंत हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 96, गम धातु में कोई दो उपसर्ग लगाकर शब्द बताइए बनाइए। तो गम में गम अभी उपसर्ग लगाया जाएगा, तो अब अभ्युपगच्छति हो जाएगा, ठीक है शब्द। और गम जो है धातु है और इसमें उपसर्ग लगा दिए जाए अनु, तो अन जानते ही हैं उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, तो ये हो जाएगा अनुगच्छति, ठीक है। गम माने जाना और इसको संस्कृत में गच्छत कहते हैं, ठीक है। तो इसके पहले अनु लग जाएगा तो अनुगच्छति हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 97, ठीक। 97 में पूछा गया है झला जसोयंते किस संधि का सूत्र है, ठीक। इसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो झला जसोयंते जसत्व संधि का सूत्र है और जसत्व संधि की परिभाषा है यदि वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ और य र ल व में से कोई पूर्ण हो तो अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ग में हो जाते हैं, ठीक है। जैसे दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। प्रश्न संख्या 98 है, पूछा गया है कि अस धातु लंग लकार का उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में लिखिए, ठीक है। आसम, आश्व, आस्म। अगला है प्रश्न संख्या 99, अभी उपसर्ग लगाकर कोई 4 शब्द बताइए। तो अभिमान, अमित, अभिज्ञानम, अभिमुखम। यहाँ पर 100 है और पूछा गया है कि पश्चन शब्द में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। तो पश्य धातु सत्री प्रत्यय। अगला है क्वेश्चन संख्या 101, पूछा गया है निम्नलिखित में से संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताइए। तो जैसे विद्यालय है, वधूत्सवा है, रविंद्रा है, पितृडम है, पावका है, नायका है, यद्यपि है, तथैव है, ठीक है। तो विद्यालय का हो जाएगा विद्याधनालय बराबर विद्यालय है, ठीक है। तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा आ धन अ बराबर आ होता है, ठीक है। चाहे छोटी हो या बड़ा हो, आ धन आ बराबर आ होता है, ठीक है। वधूत्सव में वधु धन उत्सव दीर्घ संधि हो जाएगा। ऊ है इसके बाद, ठीक है, ऊ है तो दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ संधि में दोनों जो है समान स्वर होते हैं दोनों तरफ और उसका जो है बड़ा हो जाता है जब उसका मेल होता है। तो रविंद्र में रविधन इंद्र बराबर दीर्घ संधि हो जाएगा रविंद्र, ठीक है। पितृधन ऋडम बराबर पितृडम हो जाएगा दीर्घ संधि। पावकह में जो है पौधन अकह बराबर पावकह, तो आयाद संधि हो जाएगा आय आव, ठीक है। नायका में नायधन अक बराबर नायका आदि संधि हो जाएगी। और आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन संख्या यहाँ पर कितना था 101, ठीक है। तो अगला जो है यहाँ पर दिए गए हैं यद्यपि अपिधन यदि बराबर यद्यपि, तो ये जो है आदि संधि हो जाएगी। तथैव में तथा धन यु बराबर तथैव, तो वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, देख क्या समझ गए होंगे, अगर एक भी बार आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा होगा तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
प्रश्न संख्या 102 है, पूछा गया है कि हरिभि पितृडम गुरुड़ में विभक्ति तथा वचन बताइए। तो हरिभि में जो है तृतीय विभक्ति बहुवचन है, पितृडम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, गुरुड़ में तृतीय विभक्ति एकवचन है। प्रश्न संख्या 103 है, पूछा गया है कि नदीम, नदीभ्य, नदीसु में विभक्ति तथा वचन बताइए। तो नदीम में जो है एक वचन द्वितीय विभक्ति है, नदीभि जो है बहुवचन विभक्ति तृतीय है, और नदीसु में जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन संख्या लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 104, और यहाँ पर पूछा गया है यथाशक्ति प्रतिदिनम पितृभक्तः विद्याहीनः राजपुरुषः गजानन महाकवि नीलकमलम पंचानन नीलकंठ पीतांबर त्रिलोचने लंबोदर पंचवटी नवग्रह चतुर्मुख। ये केवल जो है आया नहीं है, ये केवल पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सभी कोई न कोई उदाहरण आ सकता है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास में जो है उपसर्ग पहले लग जाता है शब्द के पहले, तो यहाँ पर यथा जो है उपसर्ग है, प्रति जो है उपसर्ग है। ठीक है, पितृधन भक्ता है, तो ये जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, विद्याहीन, ठीक है, तो तत्पुरुष हो जाएगा, इसमें जो है कारक चिन्ह लगते हैं। ठीक है, जैसे विद्याहीन तो विद्या से हीन, राज पुरुष है, ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। गजानन कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, महाकवि में कर्मधारय समास हो जाएगा, नील कमल में कर्मधारय समास हो जाएगा, पंचानन में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, और पीतांबर में बहुब्रीहि समास का मतलब है कि इसका जो है तीसरा अर्थ निकलेगा। ठीक है, पीतांबर जैसे है तो पीला है अंबर जिसका। ठीक है, त्रिलोचन, त्रिलोचने जो है बहुब्रीहि समास है, इसका भी तीसरा अर्थ निकलेगा। लंबोदर में बहुब्रीहि समास है, इसका भी तीसरा अर्थ निकलेगा। लंबा है उदर जिसका, जिसका मतलब होता है कि गणेश जी के बारे में है। ठीक है, पंचवटी है जो कि द्विगु समास है। द्विगु समास में क्या होता है कि ये जो है पहला जो है अक्षर जो है संख्यावाची होता है। ठीक है, तो जैसे पंचवटी, पंच क्या है तो द्विगु समास हो जाएगा। संख्या है, नव क्या है संख्या है, तो द्विगु समास हो जाएगा। चतुर क्या है तो चतुर्मुख जो है चार मुखों वाला, अर्थात द्विगु समास हो जाएगा। चार मुखों वाला अगर कर देंगे तो ये जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चार मुख किसके थे, विष्णु के, तो जो है विष्णु हो जाएंगे तो वहाँ पर बहुब्रीहि हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चार मुखों जो है यहाँ पर द्विगु दिया गया है। ठीक है, इसको संख्या से जोड़ा गया है इसलिए। आगे जो है क्वेश्चन संख्या लेंगे, अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन संख्या 105। ठीक है, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत जो है 5 वर्ड आते हैं, जैसे अ ई उ री 5 वर्ड आते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो है आ ई उ ए ऐ ओ औ वर्ड 8 जो है वर्ड आते हैं। प्लुत स्वर का उदाहरण बताइए, तो प्लुत स्वर जो होता है वो जो है ओम होता है। ओम इस प्रकार के चिन्ह होते हैं 3 की तरह, और ये जो है 3 गुना जो है समय लगता है इसको बोलने में। ठीक है, 3 से ज़्यादा भी लग सकता है लेकिन 3 से कम नहीं लगेगा। अगला है स्वर से क्या आशय है, स्वर जानते ही हैं क्या होता है, तो जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर कहते हैं। तो स्वर जो है स्वर को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे क्या व्यंजन उसमें जुड़ता है, नहीं जुड़ता है, लेकिन व्यंजन जो है अगर व्यंजन लिखा जाए या बोला जाए व्यंजन तो उसमें स्वर ज़रूर आ जाता है। ठीक है, तो व्यंजन में स्वर ज़रूर आता है लेकिन स्वर में जो है व्यंजन नहीं आता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन संख्या 109, और यहाँ पर पूछा गया है कि व्यंजन से क्या आशय है, तो जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क अगर बोला जा रहा है तो आधा क और आ है, स बोला जा रहा है तो इसमें आधा स और आ है, आ मतलब स्वर इसमें जुड़ा ही जुड़ा है। ठीक है, और आप बिना स्वर की सहायता से बोल भी नहीं पाएंगे अगर व्यंजन बोल रहे हैं तो। ठीक है, प्रश्न संख्या 110 है, पूछा गया है कि रामाय गो ददाति में कौन सा कारक है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 111 है, गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति के सभी वचनों के
में रूप लिखिए। तो सप्तमी विभक्ति गुरव, गुरुवव, गुरु, गुरुसुः। ठीक है। प्रश्न संख्या 112 है, नायकः का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो नौ धन अकः बराबर नायकः अयादि संधि है। प्रश्न संख्या 113 है, पूछा गया है कि गम धातु में त्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो गम, कत्वा, गत्वा। ठीक है। प्रश्न संख्या 114 है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ, इ, उ, ऋ वर्ण आते हैं। प्रश्न संख्या 115 है, गुण किसे कहते हैं। तो गुण संधि जो है अ, ए, ओ वर्णों को गुण कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर गुण है। ठीक है। गुण संधि। वृद्धि में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो वृद्धि संधि में जो है आ, आए, औ वर्ण आते हैं। ठीक है। यहाँ पर छोटा आता है तो यहाँ पर बड़ा आता है। ठीक है। आगे जो है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 117 है, पूछा गया है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो वर्णों का उच्चारण करने के लिए मुख के अंगों की चेष्टाएं ही प्रयत्न कहलाती हैं। ठीक है। प्रयत्न है, प्रत्यय बोल दिए, सॉरी इसके लिए। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 118 लिखते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। तो अभ्यांतर जो होता है वह 5 प्रकार का होता है। स्पृष्ट, ईषत्, विवृत। ठीक है। ईषत् विवृत और समविवृत। ईषत् विवृत, विवृत, ईषत् विवृत। ठीक है। तो ये 5 होते हैं। प्रश्न संख्या 119 देखिएगा, स्वरों के उच्चारण में कौन कौन से प्रयत्न होते हैं। ठीक है। तो स्वरों के उच्चारण में विवृत प्रयत्न होते हैं। प्रश्न संख्या 120 है, पूछा गया है कि स्पृष्ट प्रत्यय में कौन कौन से वर्ण आते हैं। प्रयत्न है, ये थोड़ा सा स्पष्ट कम दिख रहा है इसमें। ठीक है। तो स्पृष्ट प्रयत्न में क से म तक के समस्त वर्ण आ जाते हैं। ठीक है। स्पृष्ट प्रयत्न में। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक। तो ये स्पर्श व्यंजन जो होता है क से म तक, यहाँ तक आ जाता है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 121 लेते हैं, नासिका के सहारे किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो नासिका के सहारे अंगा, ई, अड़ा नामक का उच्चारण होता है। ठीक है। अब आपको आएगा एक श्लोक लिखने के लिए। ठीक है। एक श्लोक याद कर लीजिएगा, एक बार सार्वजनिक से दोनों सब कुछ पढ़ लीजिएगा। आपको एक श्लोक दिया जाएगा, उसका अर्थ लिखना होगा, नहीं तो अर्थ दे दिए जाएगा तो श्लोक, श्लोक नहीं कि आपको श्लोक मिलेगा, अर्थ लिखना होगा। ठीक है। तो आइए इसको जो है हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे पीछे कर देते हैं ताकि आप जो है रोक करके पढ़ सकें। ठीक है। तो मैं इसको जो है अब समाप्त करता हूँ, और यहीं तक क्वेश्चन था, बाकी अब ये है। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो ठीक, और इसको आप पढ़ लीजिएगा, और वीडियो को भी जो है आप सभी जो है शेयर करते चलिएगा। ठीक। आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिए हैं। ठीक है। देखते हैं लास्ट में कितने सब्सक्राइबर्स हो पाते हैं एग्ज़ाम्स के लास्ट तक। ठीक है। तो आप भी जो है मोटिवेट करते रहिएगा, मोटिवेशन ही हमारा यही है। ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और बच्चे जुड़े रहेंगे तो जो है अच्छा लगता है, तो जो है उसको आसानी से जो है क्या होता है सॉल्व कराने में भी मज़ा आता है। तो ये जो है लघुत्तरी चालू हो जाएगा। लघुत्तरी में हमने लिए नहीं है साथ ही पीडीएफ। ठीक है। तो प्रयास करेंगे, एक नंबर है मेरा, उस नंबर पर जो है हिंदी का अतलघुत्री मेरे पास नहीं है, अगर आप सभी के पास है तो उसको शेयर कर दीजिएगा। नंबर है 73 47 82 74 73। ठीक है। ये व्हाट्सअप है, इसी पर आप सेंड कर दीजिएगा। इमेज के फॉर्म कर देंगे तब भी हम पीडीएफ बना लेंगे, थोड़ा क्लियरिटी रहे। ठीक है। और अगर पीडीएफ आ जाता है तो आप सभी को नोटिफिकेशन दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर, हाँ मिल चुका है, और वीडियो आ जाएगी अब, तो आप सभी जो है कोई न कोई शेयर कर ही देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।